हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिंस कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, काफ़ी दिन के बाद आज वीडियो बना रहा हूं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो काफ़ी दिन लग गए उसमें। आज हम क्वेश्चन नंबर 210 से शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि जो ये 900 MCQs की PDF हम डिस्कस कर रहे हैं, ये PDF को मिलेगी क्रिंस कॉमर्स जोन की ऐप पर। उसी ऐप में आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे अकाउंटेंसी के, जिसमें 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन है विद एनालिसिस वीडियोस, और उसी ऐप के अंदर अब एक आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी। आपको ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 210 हमने छोड़ा था, मैंने कहा था ये नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ये क्वेश्चन करवाने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 216 से ऑनवर्ड शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 210 कर ले। पहले हमें कहा है प्रॉफिट दिया है 1998-99 का, 1999 2000 का और 2000 2001 का। ये 5 आप मैं हटा देता हूँ, तो ये 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। चलिए पहले एक काम करते हैं, 1998, 99, 1999, 2000 और 2000 2001 का प्रॉफिट लिख लेते हैं। 98-99 का प्रॉफिट 2000 है, 99-2000 का प्रॉफिट 26,100 है और 2000-2001 का प्रॉफिट है 31,200। इसी के साथ लिखा है क्लोजिंग स्टॉक फॉर 1999, 2000 एंड 2000, 2001 includes the defective items of rupees 2200 and rupees 6200 respectively, which were considered as having market value nil। यानी 1999 और 2000 और 2000, 2001 का जो स्टॉक है, इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें 2200 और 6200 की कुछ डिफेक्टिव आइटम है जिसकी मार्केट वैल्यू नील है। तो अगर इसकी मार्केट वैल्यू नील है, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट, अगर स्टॉक डिफेक्टिव है तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे 1999, 2000 का प्रॉफिट कितना, जितना हमारा स्टॉक डिफेक्टिव था, यानी 2200 का। और इसी तरह जो 2000, 2001 का प्रॉफिट है, इसको भी हम 6200 घटा लेंगे, क्योंकि इसमें डिफेक्टिव आइटम है जिसकी वैल्यू अभी नील है। 2000 में आपको 1998, 99 में कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, तो ये प्रॉफिट आपका 2000 ही रहेगा। इसमें से ये माइनस कर लो, तो ये बचा 23,900 और ये आपका आ जाएगा 25,000। ठीक है। अब ये जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, आपको याद रखना है कि ये क्लोजिंग स्टॉक है। अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ हमने माइनस किया था, यहाँ हम प्लस कर लेंगे। क्यों प्लस कर लेंगे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो है एज एन एक्सपेंस हम ट्रीट करते हैं। तो अगर हमने ओपनिंग स्टॉक 2200 का ज़्यादा लिया हुआ है, क्योंकि 2200 का स्टॉक तो इसमें डैमेज था, अगर हमने ये भी इसमें इंक्लूड किया, इसका मतलब हमारे एक्सपेंस 2200 बढ़ गए। अगर हमारे एक्सपेंस 2200 बढ़ गए तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। असल में हमारा प्रॉफिट घटना नहीं चाहिए, हम ऐड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें ये जो हम एक्सपेंस जो ओपनिंग स्टॉक ले रहे हैं, इसमें 2200 का डिफेक्टिव आइटम थे जो कि हमें निकालने हैं। तो अगर हमने नहीं निकाले, इट मीन्स कि हम ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा शो कर रहे हैं। ज़्यादा शो करने से क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। कितना कम होगा, जितना ज़्यादा शो कर रहे हैं, दैट इज़ 2200। तो हम इसको दोबारा प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 27,200। तो अब आपके पास 3 साल के प्रॉफिट अवेलेबल हैं, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। तो एवरेज कर लो, मैं इसकी एवरेज करता हूँ। 2000 प्लस 23,900 प्लस 27,200 डिवाइडेड बाय 3 कर लो। तो ज़रा कैलकुलेट कर लूँ मैं कैलकुलेटर से। 2000 प्लस 900 प्लस 27,200, इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारा आ रहा है 17,700, हमारा आंसर आ रहा है। गुडविल हमें निकालनी है एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे। एवरेज प्रॉफिट 17,700 है। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज दिए नहीं है, इट मीन्स नंबर ऑफ़ ईयर परचेज हम 1 मान के चलेंगे, तो उस केस में हमारा आंसर रहेगा 17,700। तो ये इसका आंसर रहेगा पार्ट बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हमें करना था क्वेश्चन नंबर 216 से। क्वेश्चन नंबर 216 है, अंडर कैपिटलाइजेशन बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टॉपिक किया तो आपको फॉर्मूला याद होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाइड विद एवरेज प्रॉफिट, ये ऑप्शन गलत है। नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाइड विद सुपर प्रॉफिट, ये ऑप्शन भी गलत है। समेशन ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट, ये भी गलत है। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो डी इज़ द राइट आंसर। जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन निकालते हैं तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न या फिर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न।
ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है, अगर आपने वो टॉपिक किया हुआ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो आपको ये आंसर भी इसका पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 217, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ए पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म है, हमें उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। ट्रेडिंग रिजल्ट हमें दिया 2001 का, लॉस है 5000 का, 2002 में भी लॉस है 10,000 का, 2003 में प्रॉफिट है 75,000 का, 2004 में भी प्रॉफिट है 60,000 का। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो हमें गुडविल निकालनी है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें 5 लेके चलना है। सबसे पहले हम प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट निकाल लें। पहले हम प्रॉफिट देख लेते हैं, 75,000 एक साल का प्रॉफिट है, फिर 60,000 भी है एक साल का प्रॉफिट, और लॉसेस को हम माइनस कर देते हैं। एक लॉस 5,000 का है, एक हमारा 10,000 का लॉस है, तो ये माइनस कर देते हैं। 4 साल है तो डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे। तो ज़रा देख लेते हैं हमारा एवरेज करके कितना आंसर आ रहा है। तो एवरेज करके 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब एवरेज हमारा आ रहा है 30,000। तो आपको पता है गुडविल कैसे निकालते हैं, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा यानी 30,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो कि 5 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000 हमारा आंसर होगा। तो 1,50,000 हमारा बी आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट ईयर 2001-2002 में लॉस है 10,000 का, 2002-2003 में भी लॉस है 2,500 का, प्रॉफिट है 2003-2004 में 98,000 का प्रॉफिट है, 2004-2005 में भी 76,000 का प्रॉफिट है। एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड में दे रखी है 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड 12% है, रेम्युनरेशन पार्टनर्स की दे रखी है। हमें गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पहले 2 प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। देखिए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट ये 4 साल का प्रॉफिट हम ऐड कर लेंगे। पहले हम प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं, 98,000 प्रॉफिट है एक साल 76,000 प्रॉफिट है, ऐड कर लिया। लॉसेस को माइनस कर लेंगे, एक साल 10,000 का लॉस है और एक साल 2,500 का, 4 साल हैं टोटल में तो 4 के साथ डिवाइड कर लेंगे। तो ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं, 98,000 76,000 माइनस 12,500, ये आ गया 1,61,500 डिवाइडेड बाय 4 कर लो इसको, तो 40,375 ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। इसमें से अभी पार्टनर्स की रेम्युनरेशन देनी है, ये लिखा है रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर, माइनस कर लो जो पार्टनर्स की रेम्युनरेशन आपको देनी है, सैलरी तनख्वाह वगैरह देनी है, माइनस कर लो। 1,000 रुपया पर मंथ है, ठीक है। तो 1,000 रुपया पर मंथ, तो 12 महीने की हो गई 12,000, 1,000 इंटू 12 कर लेंगे, तो माइनस इसमें से 12,000 और कम कर लेंगे। तो जो एवरेज प्रॉफिट है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, वो है 28,375। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपके सामने है 2 लाख रुपए की, और रेट ऑफ रिटर्न भी साथ ही में दी है 12%। तो अगर 2 लाख का 12% करोगे वो आएगा 24,000। आपको क्या चाहिए, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। तो एवरेज प्रॉफिट आपका अभी आपने निकाला था 28,375 और नॉर्मल प्रॉफिट आपका 24,000। तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आपका आ गया 4,375 रुपये, यानी 4,375। गुडविल निकालनी है कितने ईयर्स परचेज पे, 2 ईयर। तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर लो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, 8750 आपका आंसर है। तो ये रहा आपका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज कहाँ गया ये, गुडविल ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर इन कैश फॉर ज्वाइनिंग ए पार्टनरशिप फर्म इज टेकन अवे बाय द ओल्ड पार्टनर इन देयर। जो नया पार्टनर किसी फर्म को ज्वाइन करने पे गुडविल लेके आता है, ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशो में लेते हैं। तो अगर आपने पार्टनरशिप पढ़ा है तो आपको सबको पता होगा कि जो गुडविल नया पार्टनर लेके आता है वो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटते हैं। जितना वो सैक्रिफाइस करते हैं नए पार्टनर को देने के लिए, उसी रेशो में उसकी लाई हुई गुडविल को भी आपस में बांट लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में उसको बांटा जाता है। तो आंसर हम देख लेते हैं, नेक्स्ट में होगा ये रहा, इसका आंसर रहेगा सी पार्ट, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशो। चलिए जी नेक्स्ट, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3। ए और बी पार्टनर है, ये उनकी ओल्ड रेशो है 5:3। सी नया पार्टनर है। ऑन एडमिशन सी ब्रिंग्स 70,000 फॉर कैश एंड 48,000 अगेंस्ट गुडविल। तो सी ने 70,000 की कैपिटल और 48,000 की गुडविल लाई। न्यू शेयरिंग रेशो भी हमें दे रखी है, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखता हूँ ओल्ड रेशो क्या है।
ओल्ड रेशो है 5:3 और न्यू रेशो क्या है? न्यू रेशो है 7:5:4। ठीक है। सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं? अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये फॉर्मूला है। तो पहले ए का देखो ओल्ड शेयर कितना था, ये 5/8 और न्यू शेयर यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो 7/16। एलसीएम कितना आ गया 16, 8 2 16, 5 2 10 और -7 यानी 3/16। इसी तरह बी का भी कर लो, ये आपका ए का आ गया। बी का ओल्ड शेयर यहाँ से देख लो कितना है 3/8 और न्यू शेयर यहाँ से देख लो 5/16। एलसीएम कितना आ गया 16, 8 2 16, 3 2 6 -5 यानी 1/16। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बनी? एक आ गई 3/16, एक 1/16, 16 कॉमन है यानी 3:1 यानी ए इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। गुडविल ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर इन कैश फॉर ज्वाइनिंग ए पार्टनरशिप फर्म इज टेकन अवे बाय ओल्ड पार्टनर। ये तो अभी करवा दिया मैंने कि नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है ओल्ड पार्टनर्स को अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट लेते हैं। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 222। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा है जो गुडविल को इफेक्ट नहीं करता? नेचर ऑफ बिजनेस बिल्कुल गुडविल को इफेक्ट करता है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट भी गुडविल को इफेक्ट करती है। टेक्निकल नो हाउ भी गुडविल को इफेक्ट करती है। लोकेशन ऑफ कस्टमर जो है ये किसी कंपनी की गुडविल को इफेक्ट नहीं करता। तो ये एक फैक्टर है जो किसी भी कंपनी की गुडविल के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं करता। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल शुड बी फॉलोड व्हेन। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हम कब फॉलो करते हैं? ए प्रॉफिट आर अनइवन, यानी जब प्रॉफिट अनइवन हो, कभी ज़्यादा कभी कम हो, या प्रॉफिट हैज़ इंक्रीजिंग ट्रेंड, जब प्रॉफिट बढ़ रहा हो। प्रॉफिट हैज़ डिक्रीजिंग ट्रेंड, जब प्रॉफिट कम हो रहा हो, इधर बी और सी। तो बी और सी तो याद रखिए जब हम वेटेज एवरेज मेथड अप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ उस केस में करते हैं जहाँ पर प्रॉफिट या तो इंक्रीज़ हो रहा हो, सीधा बढ़ रहा हो, या फिर कम हो रहा हो, उस केस में हम करते हैं। तो इधर बी और सी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को है यूज़ करते हैं गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। चलिए जी नेक्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट और लॉस आर शेयर्ड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, एब्सेंस हो गया या पार्टनरशिप डीड नहीं बनी यानी रिटर्न में नहीं है, ओरल है, तो प्रॉफिट को कैसे बांटा जाता है? आप सबने रूल्स पढ़े होंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो प्रॉफिट है हमेशा हम इक्वली शेयर करते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। चलिए जी नेक्स्ट पे XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। ओल्ड पार्टनर XYZ ओल्ड रेशियो की 5:3:2 है। ठीक है। डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर में वो अपनी प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज कर रहे हैं। पहले 5:3:2 थी, अब 2:3:5 हो रही है। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर वर्कर कंपनसेशन फंड अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑन द डेट इफ नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द सेम। तो अगर बैलेंस शीट में वर्कर कंपनसेशन फंड दी है तो उसको हम कैसे बांटेंगे? देखिए वर्कर कंपनसेशन फंड यानी वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए हम कुछ रिजर्व बना के रखते हैं। तो अगर वो ऐसा कोई रिजर्व पड़ा है तो वो ओल्ड रेशियो में बटेगा, क्योंकि वो रिजर्व आपका पहले से पड़ा हुआ है, तो उसको हम न्यू रेशियो में नहीं बांट सकते। जो चीज़ पुरानी आपके पास पड़ी है उसको तो ओल्ड रेशियो में ही बंटना चाहिए। इसलिए इसका आंसर रहेगा ए डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए जी नेक्स्ट इज ए बैंक पासबुक इज़ ए कॉपी ऑफ, जो हमारी बैंक की पासबुक होती है ये कॉपी होती है किसकी? ए कस्टमर अकाउंट इन द बैंक बुक्स, कैश बुक रिलेटिंग टू बैंक कॉलम, कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉलम, नन। तो मुझे लगता है ये आप सबको पता होगा कि जो पासबुक होती है ये कस्टमर का जो अकाउंट होता है बैंक में उसकी एक कॉपी होती है। सो ए इज़ द राइट आंसर। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए लेजर अकाउंट पार्ट ऑफ कैश बुक, स्टेटमेंट सेपरेटली प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। बिल्कुल बैंक स्टेटमेंट जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक सेपरेट स्टेटमेंट होती है जो आपकी पासबुक और कैश बुक में जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को रिकॉन्साइल करने के लिए बनाई जाती है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ कैश बुक, पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट, बोथ या नन। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ना तो पार्ट ऑफ कैश बुक है ना ही कोई पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट है, इसलिए इसका आंसर रहेगा डी यानी नन। ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाता है? बैंक नहीं, बैंक कभी नहीं बनाता। कौन बनाता है? बैंक का जो कस्टमर है वो बनाता है, या अकाउंट होल्डर जो होता है बैंक का वो बनाता है। When the balance as per cash book is the starting point, direct deposit by customer are,
अगर हमारा जो बैलेंस है एज़ पर कैश बुक है तो डायरेक्ट डिपॉजिट पर कस्टमर को हम क्या करेंगे। देखिए ये आपका कैश बुक का बैलेंस, ये आपका पासबुक का बैलेंस, ठीक है। मान लो दोनों बैलेंस स्टार्टिंग में 10-10 हज़ार के हैं। अब कस्टमर ने अगर हमारे पासबुक में कुछ मान लो 4,000 रुपया डिपॉजिट किया तो हमारा बैलेंस कितना होगा, 14,000। आपको पता होगा जब हम कैश बुक से शुरू करते हैं तो हमें किसकी तरफ जाना होता है, पासबुक की तरफ। अगर हम पासबुक से शुरू करते हैं तो किसकी तरफ जाना है, कैश बुक। तो अगर मुझे इसकी तरफ जाना है तो मुझे ये बैलेंस कितना दिखाना पड़ेगा, 14,000। तो वो 4,000 भी मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, क्या किया मैंने, ऐड कर दिया। तो हमें आंसर भी क्या रहेगा, एडिट। तो दोस्तों ये थे नेक्स्ट 15। अब मैं कोशिश करूँगा कि क्योंकि अब मैं ठीक भी हूँ तो डेली मतलब हफ्ते में 3 या 4 वीडियोस लाने की। आपका एग्ज़ाम से पहले 100% श्योरिटी है कि मैं ये सारे ख़त्म कर दूंगा। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है। आप बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करो, ये ऑलरेडी आपने तैयार कर रखा है। वीडियोस पुराने भी हैं, रिवाइज़ करो। जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, बुक से, सोशल मीडिया से, कहीं से भी उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, बेसिक क्लियर करो। तो ये मेरा प्रॉमिस है कि ये पूरे MCQs में आपको करवा दूंगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कोशिश होगी कि हफ्ते में 3 या 4 या 5 वीडियोस में एटलीस्ट 4 या 5 वीडियोस लेके आऊँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट हम क्वेश्चन शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 231 से। तब तक आप इनको प्रैक्टिस कर लो, फिर जब मैं इनके आंसर्स बताऊंगा तो मैच कर लेना आप अपने आंसर्स को मेरे आंसर्स के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।